नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमने एक विषय रखा है जो बहुत सामयिक है। इस समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और बड़े नेता ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि संविधान संकट में है और कोई कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर इसे खत्म नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या हमारा संविधान वाकई उस पर कोई संकट है, या चुनाव आता है तो बहुत तरह की बातचीत होती है। चूंकि कहीं भाजपा जैसी पार्टी कहती कि अब की बार 400 पार, तो बाकी विपक्षी ये कह रहे हैं कि यदि ये 400 पार जाते हैं तो ये संविधान को बदल देंगे और ये जिस तरह से बहुत सारे एजेंडे को लागू कर रहे हैं तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, संविधान में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नागरिक रजिस्टर के जरिए ये लोगों को जो है अल्पसंख्यकों को सेकेंडरी नागरिक बना देंगे। तो इस तरह की बातचीत हवा में बहुत तैर रही है। तो सवाल है कि क्या वाकई संविधान जो है हमारा वो संकट में है, या ये केवल चुनाव के समय बहुत सारी बातचीत होती है, कई बार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए या डराने के लिए, क्योंकि भय की भी एक राजनीति होती है। और यदि किसी में भी भय पैदा किया जाए, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच में भी भय पैदा किया जाता है, तो उसका लाभ भी राजनीतिक दल हमेशा से लेते रहे हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो लोग हैं, तो सबसे पहले चूंकि ये कानून से जुड़ा मसला है और जो लोग कानून को पढ़ते हैं, जो संविधान को समझते हैं, हमको लगता है कि हम उनसे बात करें कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो हमारे बीच में आचार्य जो हैं मिश्रा जी हैं, श्री आचार्य मिश्रा, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। मिश्रा जी, मैं मानता हूं कि संविधान मर चुका है, और संविधान एक बार नहीं, संविधान सैकड़ों बार मर चुका है। संविधान की पहली मौत पहले अमेंडमेंट से ही हो गई थी, जब 1951 में नेहरू सरकार ने 9th शेड्यूल में एक लैंड रिफॉर्म्स के बहुत बड़े मुद्दे को जुडिशियल स्क्रूटिनी से ही दूर कर दिया। जब पहली बार आर्टिकल 19 में चोट हुई थी, तब लैंड रिफॉर्म्स को जब 9th शेड्यूल में डाला गया, तब संविधान की पहली मौत हुई। संविधान की दूसरी मौत भी कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी के समय हुई, जब इमरजेंसी के दौरान सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को प्रियम्बल में डाला गया, सारी अपोजिशन को जेल में डाल करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, तब संविधान की दूसरी मौत होती है। संविधान की तीसरी मौत राजीव गांधी सरकार में होती है, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी शाह बानो जजमेंट को कुर्सी पर बैठ के फाड़ करके फेंक देते हैं, संविधान की तीसरी मौत होती है। संविधान की चौथी मौत नरसिम्हा राव के समय होती है, जब नरसिम्हा राव प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके हिंदू मंदिरों को जब आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उस पर न्यायालय की दृष्टि पड़ ही ना सके ऐसा प्रोविजन बनाया, संविधान की चौथी मौत होती है। और आज के समय में जब टीएमसी 20,000 पंचायतों में निर्विरोध और निर्विकल्प चुनाव लड़ती, निर्विकल्प का मतलब अपोजिशन में एक व्यक्ति उसको चैलेंज करने का ना हो, जब ऐसा टीएमसी चुनाव लड़ती है, तब संविधान को खतरा होता है। जब संदेश खाली का बलात्कारी 50 दिनों तक खुला घूमता है, तब संविधान को खतरा होता है। और आपके प्रदेश की बात की जाए, जब छत्तीसगढ़ प्रांत में एक पत्रकार सरकार को चैलेंज करता है, तब उसके घर से एनडीपीएस के तहत में जो नशीले पदार्थ होते हैं वो चमत्कारी रूप से पाए जाते हैं। जब एक व्यक्ति बिजली ना आने की समस्या को रिपोर्ट करता है, तब देशद्रोह का मामला उस पर लगाया जाता है, तब संविधान खतरे में आता है। संविधान तब खतरे में आता है जब राहुल गांधी देश का रिजर्वेशन 80 से 90% करने की बात करते हैं, जो कि इंदिरा सवानी जजमेंट का वायलेशन है। संविधान तब खतरे में आता है जब तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन होता है। सारे जनरल कैटेगरी के लोग जो विदेशों में जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, ऋषि सुनाक जो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत से जाने पर उन्हें विवश किया गया, तब जाकर के इंग्लैंड में भारतीय समुदाय बढ़ा है। भारत का संविधान तब खतरे में आता है जब संपत्ति वितरण की पॉलिसी की बात राहुल गांधी और इंडिया अलायंस करता है, जो कि आर्टिकल 301 का वायलेशन है। और ये वही पार्टी है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके संविधान की मूल भावना से छेड़खानी करी। और जहां रही बात क्या राष्ट्रवादियों से संविधान को खतरा है, तो ये संविधान केवल कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का नहीं है। संविधान सभा में जेपी कृपलानी भी थे, संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, संविधान सभा में हिंदू महासभा की बातों को भी रखा गया था। और जिस संविधान को हटाने की बात चलती है, उसके पार्ट 3 में भगवान श्री राम का चित्र, पार्ट 4 में भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र है, और हम राम के लोग हैं। जहां राम का चित्र होगा, उस संविधान को हम सराखों पर रखेंगे।
और संविधान हटाने वाली कांग्रेस पार्टी, इमरजेंसी लाने वाली कांग्रेस पार्टी, संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी को ना संविधान छूने देंगे ना बदलने देंगे। इसी के साथ और कुछ पंक्तियों को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि 75 की इमरजेंसी, 84 के दंगे, कश्मीरी पंडितों का खून था तो सब ठीक था, 5 साल में 1300 आतंकी मार गिराए तो संविधान खतरे में आ गया। संविधान खतरे में नहीं है भाई साहब, वंशवादियों की, परिवारवादियों की सत्ता खतरे में है। इसके साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो आपने एक अलग पक्ष रखा है कि संविधान, दरअसल आपकी पूरी बातचीत से ये लग रहा है कि संविधान को खतरा जो है वो कांग्रेस से ही था और कांग्रेस ने ही उस संविधान को बार बार डिस्टर्ब किया। पर बहुत सारे लोगों की राय आपसे भिन्न हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हम जब कनक तिवारी जी को आप सुनेंगे और उन्होंने किसी कांग्रेस, बीजेपी या किसी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने पूरे संविधान सभा में किस किस तरह से, किसने क्या उप समितियाँ थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर कितनी बहस हुई, क्या क्या हुआ, तो उनका वो एक चूँकि कानून के जानकार थे तो उनका अपना एक मत था। उन्हीं की किताब में एक कोट है कि अनुच्छेद 245 में लिखा है कि संसद भारत के पूरे राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगी। किसी राज्य का विधानमंडल अपने राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगा। अगले अनुच्छेद 240 में लिखा है कि अनुच्छेद 45 में कुछ भी होते हुए संसद को 7वीं अनुसूची की केंद्र सूची के अनुसार कानून बनाने का हक होगा और समवर्ती सूची के अनुसार भी। और आगे यह कि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति होगी। ऐसे में केंद्र की अपरिमित शक्ति के आगे राज्य के अधिकार कितने सीमित हैं स्पष्ट हो जाता है। तो अब मैं चाहूँगा कि संजीव कुमार ठाकुर हमारे साथ हैं। संजीव चिंतक है, लेखक हैं, लगातार आप उनको देखते हैं कि उनने गोल्डन बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें उनके आलेख जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं और वो लगातार अलग अलग विषयों पे लिखते हैं। तो हम संजीव ठाकुर जी से चाहेंगे कि वो अपनी बात इस विषय पर रखें। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, कवि, लेखक, चिंतक, न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और संविधान और लोकतंत्र ये बहुत बड़ा, विराट और समग्र रूप से देखने वाला विषय है और इस विषय में हम संकीर्णता से बात नहीं कर सकते। हम किसी एक पार्टी विशेष की बात इसलिए भी नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है विश्व में, तो ऐसी जो संस्था है, ऐसी पवित्र संस्था है जो लोकतंत्र की, और पवित्र हमारा संविधान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, पूरा मतलब सभी जातियां, सभी समाज, सभी संस्कार, सभी धर्म इसमें समाहित हैं। इसमें मतलब संकीर्णता की तो कोई जगह ही नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है और संविधान ने ही लोकतंत्र को बनाया है। और इसके लिए अनेक संस्थाएं बनी हैं। जो संविधान मानव जाति के संरक्षण के लिए बना है, मानव संरक्षण और वसुधैव कुटुंबकम, इसकी अवधारणा के साथ जो संविधान बना है, इसके अक्षुण, ये तो अक्षुण है, इसमें इसके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं बनती। मैंने लिखा है कि मशवरा है कि तेरे शहर की महफिल बदले, आज तक तो सिर्फ कातिल और कभी खंजर बदले। लहरें चली आई मचलते हुए शहरों में, न तो कश्ती न कभी साहिल बदले। तो साथियों, ये संविधान अक्षुण है और लंबे समय तक चलने वाला है। इतनी मतलब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम ऐसी संकीर्ण बातें करेंगे कि संविधान खत्म हो जाएगा। एक दो घटनाओं से कहीं संविधान खत्म होता है? आप ये बोल रहे हो कि सूरत की घटना से कि सूरत में निर्विरोध आ गया। अरे मैं आपको उदाहरण 35 देता हूँ। हिंदुस्तान में जो 35 सांसद जब निर्विरोध निर्वाचित हुए तब आपका संविधान खतरे में नहीं था। हमारी जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने अपने तरीके आजमाती है, ट्रिक आजमाती है। और संविधान की जो धाराएं हैं ये इसको मजबूत करने के लिए हैं। ये कभी देखिए, पार्लियामेंट बना ही है संविधान में संशोधन करने के लिए। यदि आवश्यकता है कहीं किसी चीज़ की तो आप संविधान में संशोधन कर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आप यदि समग्र चिंतन करेंगे, वैश्विक स्तर पर चिंतन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन करेंगे, तो अमेरिका क्यों इतना विकसित है, बलशाली है,
इसे क्यों बाहुबली कहा जाता है? भारत भी उसी श्रेणी में अग्रसर है। आज चौथे पांचवें नंबर की इकोनॉमी है। आपकी जो सैन्य क्षमता है वो चौथे पांचवें नंबर में। आप किस संविधान के खत्म करने की बात कर रहे हैं? किस लोकतंत्र के खतरे की बात कर रहे हैं? कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कहीं कभी कोई संविधान खतरे नहीं। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। आप चाइना की पॉपुलेशन को आगे क्रॉस कर रहे हैं। 1,41,00,000 लोग इतने शांतिपूर्वक रह रहे हैं। लोग आश्चर्य करते हैं। लोग जैसा आश्चर्य करते थे कि गांधी जैसा हाड़ मांस का व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं होगा, और लोग सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति भी हिंदुस्तान में रहता था, और उन्होंने अपने दम पर आज़ादी दिलाई। और आज़ादी लेने के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। वैचारिक रूप से भी मेरा निवेदन है आप सबसे कि वैचारिक रूप से भी आप स्वतंत्र होइए। किसी एक मत, एक धारा, एक कल्ट के पीछे मत जाइए, एक धर्म के पीछे मत जाइए। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा सुखी हैं। आप बाहर जाके देखिए, मैंने 15 देशों की यात्राएं की है। मैं जानता हूं कि दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को कितना नियंत्रित किया जाता है दूसरे देशों में। हमारा देश तो स्वतंत्र है। आनंद से रहिए, आनंद मनाइए, संविधान के संशोधन करिए और अपनी सुविधा के हिसाब से जीजिए। इसको, संविधान को चलाने की सुचारू जिम्मेदारी हम सब की है, देश के नागरिकों की। सरकार तो आती है और चले जाती है, लेकिन नागरिक हमेशा स्थायी होते हैं, जैसा संविधान स्थायी है और हिंदुस्तान का लोकतंत्र और प्रजातंत्र स्थायी है। बोलिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। एक कोट है, 4 नवंबर 1948 को मसौदा समिति द्वारा तय किए गए संविधान के प्रारूप को लेकर डॉक्टर आम्बेडकर ने अल्पसंख्यकों के संबंध में ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि विधान के मसौदे की इसलिए भी आलोचना की गई है कि इसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। इसके लिए मसौदा समिति जिम्मेदार नहीं है, इसे तो संविधान सभा के निर्णय के अनुसार चलाना था। जहाँ तक मेरे निजी मत की बात है, मैं कह सकता हूँ कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था करके बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है। इस देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही वर्ग जो है गलत रास्ते पे चले हैं। बहुसंख्यक वर्ग की गलती है कि उसने अल्पसंख्यक वर्ग के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, और अल्पसंख्यक वर्ग की गलती है कि उसने अपने को सदा ही अल्पसंख्यक बनाए रखा। अब एक ऐसा रास्ता निकलना होगा जिसमें दोनों गलतियां दूर हों। रास्ता ऐसा जो अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मानकर इस संबंध में जो है आगे बढ़े। ऐसा ही अगर ऐसा होता है तो इससे एक दिन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही वर्ग आपस में मिलजुल कर एक हो जाएंगे। इस संबंध में संविधान सभा में उसमें उपाय रखा गया जो निसंदेह अभिनंदनीय है। और 26 मई 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी यही मसौदा जो है आगे रखा और इस पर आगे बातचीत हुई। अब चूंकि पूरा देश इस समय 2-3 चीज़ों को लेकर चुनाव है, तो चुनाव में कोई ना कोई वक्तव्य को कोई लपकता है, और वो वक्तव्य बाद में हम देखते हैं चुनाव जब खत्म हो जाता है तो वो कई बार वो वक्तव्य उतने मायने नहीं रखता जितना कि चुनाव के समय। और चूंकि अभी सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो मीडिया को भी खेलने के लिए बहुत सारे चीज़ें मिल जाती है। दिन भर उसको अपना चैनल चलाना है तो बहुत सारी चीज़ों को, और चूंकि कई मीडिया पर बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े जो कहना चाहिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके अपने हित हैं, उनका भी कहीं वर्चस्व होता है। तो ये जब हमारे देश में चुनाव हो रहा है तो बहुत बार चुनाव के समय भी इस तरह की बातचीत होती है। पर चूंकि ये मामला गंभीर है, इसलिए हमको लगा कि हम इस पर बातचीत करें। वीर अजीत शर्मा जी जो हैं वो बीमा कंपनी से रिटायर्ड हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। मेरा मानना ये है कि ये जो चुनावी मुद्दे रहते हैं उस समय ये ज़्यादा बात होती है संविधान की। संविधान अपना काम करता है, संविधान बहुत अच्छा बना हुआ है, मगर उसको पालन जो है सही तरीके से नहीं किया जाता, न कठोरता से किया जाता है, न ईमानदारी से किया जाता है, जिसके कारण जो है ये जो अभी अव्यवस्था फैलती है, लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। तो मेरा सोच ये है कि पारदर्शिता, संविधान की पारदर्शिता को कायम रखना हम सभी का अधिकार है और जिम्मेदारी है। न्यायपालिका कई बार जो निर्णय देती है वो लोअर कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में बदल जाता है, हाई कोर्ट में बदल जाता है। तो
जहाँ पर राजनीतिक दबाव पड़ता है वो, तो मेरा मानना ये है कि राजनीति जो है वो जुडिशरी पर नहीं हावी होना चाहिए। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष का कार्य ही यही होता है कि हमेशा ऐसी चीज़ों को उठाना, ऐसे मुद्दों को उठाना जिस पर पब्लिक जो है, जनता जो है उनका वोट दे सके, उनके साथ चल सके। तो दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी या जज अगर कोई गलत निर्णय देता है तो उस पर पेनाल्टी लगना चाहिए, एक समय सीमा होना चाहिए किसी भी। कई केस महीनों में निपट जाते हैं, कई केस बरसों चलते रहते हैं, तो एक समय सीमा होने से न्याय के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा। बस मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि जो न्यायपालिका उसके लिए भी एक समय सीमा होनी चाहिए, और न्यायालय में भी चूंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे केस पेंडिंग है जिसको लेके लगातार न्यायालय बातचीत करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमारे बाकी साथी बात करेंगे। मैं सुजल गुप्ता जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। जर्मनी का एक लाला वहाँ से बैठ के वीडियो बनाता है और वो यहाँ के डेमोक्रेसी के ऊपर ज्ञान देता है। जो इंडिया के कल्चर को नहीं जानता, यहाँ की रहन संस्कृति को नहीं जानता, आज वो बैठ के यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। देखिए, संविधान जब खतरे में आता है, जब डेमोक्रेसी खतरे में आती है, तो उसके एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला लैक ऑफ ऑपोजिशन, दूसरा ये है कि ब्रूटल वायलेंस अगेंस्ट ऑपोजिशन विथ ऑपोजिशन। ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया का संविधान से अच्छा, इंडिया की डेमोक्रेसी से अच्छा तो रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप तो यहाँ पे 2600 पार्टी यहाँ पे लड़ रही है चुनाव पूरे देश भर में। आप जाइए नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पे एक पार्टी है, ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं होता है। ये वहाँ के लोकतंत्र की बात करते हैं, ये रशिया के लोकतंत्र की बात करते हैं, जहाँ पे सिर्फ 26 पार्टियाँ वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। जब पुतिन के खिलाफ उनका एक सैनिक विद्रोह करता है तो उसका 1 महीने बाद उसके प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो जाती है। ये यहाँ की बात करें ना। और दूसरा ये देखिए, हम इस देश के नागरिक हैं, तकलीफ हुई है ये 1947 से लेके 2014 तक संविधान बहुत अच्छे से चल रहा था। जब 2014 में एक राष्ट्रवादी विचार की सरकार जब सेंट्रल में आती है तो इनकी दाल गलनी बंद हो जाती है। 1947 से 2014 के बीच में इनकी दाल बहुत अच्छे से गली है। अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि अब एक डिसीजन आता है, राम मंदिर बन गया। मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के साथ साथ हम भारत देश के नागरिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, उनको क्या कहती हैं, मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, वो डाकू है, औरंगजेब का आधुनिक अवतार है। ये कोई तरीका होता है? ये है आपका डेमोक्रेसी, ये है आपकी पार्टी की डेमोक्रेसी। और जब चुनाव आते हैं, जब इलेक्शन जीतेंगे तो संविधान बहुत अच्छे से चल रहा है, जब हारेंगे तो ईवीएम के ऊपर ब्लेम डालेंगे। अब तो संविधान खतरे में है। इलेक्शन हारे, लॉस्ट करते हैं दिल्ली में, बिहार में, पंजाब में, गोवा में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। 2015 से लेकर 23 बीजेपी यहाँ पे हारी है। तो इनका संविधान बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जहाँ जीत जाएंगे वहाँ ठीक है, बढ़िया है, ऐसा है। जब और अमेंडमेंट की बात आती है, संविधान खतरे में। देखिए, समय समय पे बात आती है, हर समय में एक जैसा वातावरण नहीं होता है। समय समय पे हमको कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहिए और समय परिवर्तन भी मांगता है। जब 1975 का सेक्युलरिज्म है, 1992 में माइनॉरिटी एक्ट, 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1995 में वर्क एक्ट, और इन तरीके का इन्होंने संविधान में संशोधन किया है। और ये तो सैफ्रन टेररिज्म की बात करते हैं, वो सैफ्रन टेररिज्म है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत आपके अपने अपने विचार हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। जैसा कि हमारे जब संविधान सभा बनी और उसमें जब बहुत सारे लोग थे तो उनके विचार एक दूसरे से कभी बहुत भिन्न थे। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि अंबेडकर, जो कि पूरी समितियों की, उप समितियों की रिपोर्ट लेते थे, उनके विचार जो थे, व्यक्तिगत विचार, उन उप समितियों के विचार से भिन्न थे। पर जब वहाँ पर वो बैठे तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये बहुमत है इसमें सब लोगों का, इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ, वरना अगर हम आज
बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अनोखा प्रस्ताव रखा था, शायद आपको नहीं मालूम कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव रखा। उनके मुताबिक बहुसंख्यक मतदाताओं के चुनाव क्षेत्र से उसी उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाए जो क्षेत्र के अल्पसंख्यक मतदाताओं के मतों का तयशुदा प्रतिशत हासिल करे। ये इसको किसी सदस्य ने समर्थन नहीं दिया, पर बाबा साहब ने यह प्रस्ताव भी रखा था। आपको यह आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को जैसे वोट का अधिकार नहीं था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार मतदान का अधिकार सीमित लोगों को ही था। भारत के अधिकांश किसान, छोटे दुकानदार, सर्वहारा के लोग टैक्स, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की कमी के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं थे। सबसे सटीक, तीखी और मार्मिक अभिव्यक्ति न्यायाधीश के मैथ्यू ने 1973 के सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती वाले मशहूर मुकदमे में अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा लिखित दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट और ब्राइट द्वारा लिखित मॉडर्न डेमोक्रेसी से उदाहरण देते हुए कहा कि यह संविधान ऐसी सभा द्वारा विचलित किया गया है जो सीमित एकाधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई थी। वह सभा देश के जनता के विशाल समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। ये बात ये इन किताबों में कोट है। बहरहाल, पर संविधान में लंबी बहस के बाद, बहुत सारे लोगों के मत के बाद, अंबेडकर साहब चूंकि उस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसको देश के सामने लाया, पर उन्होंने कहा कि ये अंतिम नहीं है, इसमें इसीलिए हम संशोधन करते हैं समय समय पर। हमको लगता है कि जब जब हमको लगता है कि इसमें कहीं कोई संशोधन की जरूरत है समय काल के अनुसार, तो हमने देखा कि हमको महिलाओं को हमने उस तरह के अधिकार नहीं दिए थे, बहुत सारे देशों ने नहीं दिए थे, महिलाओं को पहले वोट के अधिकार नहीं थे, पर हमने पंचायती राज अधिनियम लाया और 50% आरक्षण उसमें महिलाओं को दिया। अभी मोदी जी ने नई लोकसभा जब बनी तो एक विधेयक लेके आए और उन्होंने कहा कि अगली बार जो है महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। फिर भी कई लोग कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी भी बात होती है और हो सकता है अगला संशोधन आएगा कि आधी आबादी को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। अभी ये लगातार बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बातें होती समय के साथ। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ युवा मोर्चा से सुभाष शर्मा जी हैं। इस मुद्दे को उठाने के लिए एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एशियन न्यूज़ हम सबको पता है कि तर्क विषयों पर ही अपना बात रखता है, और आज जैसे कि बात संविधान का हो रहा है, तो मेरे पिताजी जो कि जनता दल के पूर्व सदस्य थे और नेता थे, वो उनका अब स्वर्गवास हो गया। मुझे एक बात कहा करते थे जब मैं अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहा था, तो वो मुझे समझाते हुए अक्सर कहते थे कि जब भी कोई पार्टी या जब भी कोई नेता ये बात कहे कि लोकतंत्र खतरे में है, तो सबसे पहले ये समझ जाइएगा कि उसकी अपनी कुर्सी खतरे में है, ना कि लोकतंत्र खतरे में है। वो ऐसा इसलिए कहकर मुझे समझाते थे कि लोकतंत्र हमारे भारत जैसे इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र या संविधान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसका एक जीता जागता उदाहरण हमने 1975 में देखा, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था। इमरजेंसी लगाने के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ था वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद उस इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी का एक वक्तव्य आया था, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कहा था कि किसी दीवार को तब तक मत गिराइए जब तक आपको ये ना पता हो कि ये दीवार क्यों खड़ी की गई थी। इसका कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य उन्होंने संविधान के लिए ही कहा था। और आज जो भी पार्टियां या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल ये ट्रेड चल रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो उनसे मैं फिर कहना चाहता हूँ, संविधान खतरे में नहीं, परिवारवाद खतरे में है या तो उनकी पार्टियां खतरे में है। क्यों? क्योंकि देखिए 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1952 में पहले आम चुनाव हुए इस देश में। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा उस समय के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने सर्वे सर्वा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसलिए चुना था क्योंकि संविधान सभा में सबका ये मानना था कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड उस समय के अगर कोई व्यक्ति थे या सबसे ज़्यादा जानकार थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसीलिए उन्होंने उनको सर्वे सर्वा और मुखिया चुना। तो
कई ऐसे विषय थे जिसपे सबकी सहमति नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं उस ड्राफ्ट को ब्लैंक छोड़ा गया कई विषयों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ताकि समय के हिसाब से कोई भी पार्टियां उसमें संशोधन कर सके सर्वोपरि हित के लिए, ना कि अपने राजनीतिक हित के लिए। जैसे कि 370 इसका एक उदाहरण है कि 370 में जब उस समय के प्रथम गृह मंत्री इस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टेम्पररी लिख दिया था कि जब चाहे अगर कोई सरकार चाहे तो इस पे अपने विचार से बदल सकते हैं करके। उसी तरह जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तब कांग्रेस की सरकार थे, उन्होंने कई विषय पर देश की जनता के लिए सर्वोपरि रखते हुए संविधान में कई संशोधन किए, जैसे कि उसमें एक वोट देने का अधिकार भी, हम सबको पता है कि पहले 21 साल था, उसके बाद उस उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया गया। उसके बाद कई ऐसे सरकार आई जिन्होंने अनेक संशोधन किए कि लोग अपनी इच्छा से जी सकते हैं, खा सकते हैं या रिलेशनशिप में रह सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं मानता कि भारत जैसे लोकतंत्र देश में कभी भी लोकतंत्र की गला घोटकर राजतंत्र को स्थापित किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो भाजपा हो। इस तरीके का काम नहीं किया जा सकता। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हमारे साथ जो हैं सुजीत सुमेर जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं कि वो अपनी बात रखें। तंत्र जीवित है और अमर है और आगे भी अच्छा रहेगा। और भारत का जो संविधान है बदलने का तो प्रावधान आप लोग जो सोच रहे हैं कि पूरे भारत देश में चल रहा है, और इसको ऐसा चलाया जाता है कि आजकल हमारे भी छाती को लोग ठोक कर बोलते हैं हम आपकी पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो केवल आपातकाल में छीनती है, जब राष्ट्रपति शासन रहता है तभी कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ छीन जाती, कुछ मूल अधिकार छीन जाते हैं। पर संविधान को बदलने का मतलब कभी हो ही नहीं सकता। और संविधान बड़ा भी है और बहुत लड़कर आगे बढ़ा है, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतने दिन तक जो बहस चली, संविधान का मसौदा तैयार होकर जब हमको देश में अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ है, तो कभी बदल तो नहीं सकता। लेकिन इसके बीच में जो पहलुएँ आए हैं, जो भारत के लोकतंत्र में देखने मिली है, जो संवैधानिक के रूप में पदस्थ रहते हैं, उनके अनुपालन में जो जिम्मेदारी जो निहित रहती है, उस जिम्मेदारी को वो निहित नहीं कर पाते, तो थोड़ा लोकतंत्र खतरे में और न्याय में परास्त हो जाता है। जिस प्रकार सुर्ख रंग की बात है, सुर्ख रंग तो हर धर्म में पवित्र है, हिंदू धर्म, सिख धर्म और आपके वाहेगुरु जी का धर्म जिसको बोलते हैं खालसा पंथ, ये भी इसमें भी प्रसिद्ध है कि आपको केसरिया रंग, भगवा रंग, जो भी रंग है, इसको उसको रखना ही है, पवित्र में ही रखा जाता है। पर इसको अतिवाद के रूप में, एक्सट्रीमिस्ट के रूप में रखना बहुत गलत होता है। अब खालसा पंथ को बिल्कुल लोग अब यदि कुछ कह देते खालिस्तानी, तो बहुत अलग बात हो जाती है। आतंकवाद को रोकना पड़ता है और देश की अवस्था को रोकना पड़ता है, और इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का अधिकार संविधान में, और अच्छा काम करे, संविधान के प्रति काम करे, तो बहुत अच्छा संविधान की उत्कृष्टता आएगी। भारत देश में यदि एक ऐसी व्यवस्था है कि आपकी अंतरात्मा भारतीय है, भले माइंड वेस्टर्न हो सकता है, आपकी अंतरात्मा भारतीय, तो भारतीय अपनी अंतरात्मा में यदि जिस माँ से और जिस बाप के द्वारा वो पैदा हुआ, तो अपने माँ और बाप को बदल नहीं सकता। तो वही एक संविधान है जो हमारा माँ बाप भी है, उसको हम भी नहीं बदल सकते कि हम बदल के चलो आज दूसरा संविधान को ले आते हैं, इसका और ये बन गया है। तो ऐसा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का तो बहस तो अब के समय में यदि करे, तो विवाद की स्थिति में कोई भी दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है और संविधान कमज़ोर करने के लिए काम कर सकता है। संविधान को कमज़ोर मत करें, हर एक व्यक्ति तक न्याय पहुंचाएं, अन्याय का प्रतिकार करें और लोगों को संविधान के प्रति जागरूक रखें कि संविधान हमेशा अपना भूमिका अच्छे से निभाए, और संवैधानिक संस्था को कभी कमज़ोर मत करें, ताकि शैक्षणिक संस्थाएं जो संविधान के अनुरूप चलती है वो शिक्षा की उत्कृष्टता लाए और लोग पढ़े लिखे जागरूक पैदा हों कि फूल बरसाएं, बम नहीं। तो हम ये मानते हैं कि संविधान को लेकर हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की है। हमारा ये कार्यक्रम आपको शनिवार शाम 7 बजे और रविवार शाम 7 बजे देखने मिलेगा। हम इसके जो भी आपने जो कहा है और बाकी लोगों ने कहा है, उसके लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमने एक विषय रखा है जो बहुत सामयिक है। इस समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और बड़े नेता ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि संविधान संकट में है और कोई कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर इसे खत्म नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या हमारा संविधान वाकई उस पर कोई संकट है, या चुनाव आता है तो बहुत तरह की बातचीत होती है। तो हमने इस विषय पर अलग अलग विद्वानों से, अलग अलग वकीलों से और जो समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं उनसे बातचीत की। हमारी बातचीत में पूर्व एडवोकेट जनरल और प्रदेश देश के बड़े लायर, चिंतक, विचारक कनक तिवारी ने अपनी बात रखी। हमने रायपुर न्यायालय में जाके, जो बार है वहाँ पर जाके बहुत सारे वकीलों से इस बारे में राय ली है। आप बारी बारी से सबकी राय संतुलन के समीकरण में सुनेंगे। देखिए, वर्तमान में अभी चुनाव चल रहा है और हर एक राजनीतिक पार्टी अपना अपना दांव कर रही है, और जहाँ तक संविधान खतरे में है ऐसी कोई बात नहीं है। जिस सरकार के पास ये लोकतंत्र है, जो सरकार बहुमत में आती है, चाहे वो राज्यसभा में हो और लोकसभा में, अगर वो सरकार को लगता है कि हमको देश हित में कोई संविधान को परिवर्तन करना है तो अपनी पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार कर सकती है। लेकिन पक्ष और विपक्ष इस बात को अपने अपने हिसाब से उसकी परिभाषा कर रहा है। और वर्तमान में अभी किसी भी निर्वाचन आयोग देश में अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो जो सरकार बहुमत में आएगी उनको पूर्णतः अधिकार है कि वो संविधान को संशोधन कर सकती है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि संविधान को किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से संविधान खतरे में है। निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए ही ये चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान में जो लचीलापन है, उस लचीलापन का जैसे सत्ता पार्टी उपयोग कर रही है उसको अपने हिसाब से अपने प्रभाव में लेके, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड को ले लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में सीधा सीधा उन्होंने बोला कि जो पैसा देगा उससे कोई पूछा नहीं जाएगा, जो आदमी करोड़ों रुपए दे रहा है उसके कोई पूछताछ नहीं। तो ये क्या, संविधान तो आखिर खतरे में हुआ ना। इसी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को लगातार जो है अधिसूचनाएं ला के बेचा जा रहा है। तो अधिसूचना के माध्यम से आप ला के, इतनी बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, एक अधिसूचना ला के आपने उसको बेच दिया। तो इस तरीके से संविधान बिल्कुल खतरे में है। और संविधान को के लचीलापन को बनाए रखने के लिए, जो लचीलापन है वो सबको खामियों को दूर करने के लिए एक नए तरह से सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। पर वास्तव में अभी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो खतरे में हैं। और जैसे ईडी को देख लीजिए, सीबीआई को देख लीजिए, जहाँ जहाँ वो केंद्र सरकार इशारा करती है वहीं जारी है वो। तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि संविधान खतरे में है, क्योंकि संवैधानिक संस्था रही नहीं। चुनाव आयोग को देख लीजिए, चुनाव आयोग में जिस टाइप से निष्पक्ष संस्था है, तो अब चुनाव आयोग की नियुक्ति ही सरकार करेगी तो कैसे सरकार के खिलाफ जाएगा। सरकार से लगातार शिकायतें आ रही है, हजारों शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, फिर भी चुनाव आयोग सो रहा है। तो वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। गलत है। कोई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान सही को जा रहे हैं। अरे भाई, अब जो बना है अंग्रेज ने बना दिया था, उसको क्या आज हम लोग थोड़ी फॉलो करेंगे? तो गलत है। नहीं, संविधान बदले नहीं जा रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। संविधान तो अपना सब ठीक है, कोई नहीं बदल रहे हैं। ये लोग ज़बरदस्ती ब्लेम लगा रहे हैं कि मोदी जी ऐसा वैसा, कोई मतलब नहीं है। नहीं, मोदी जी आने से बहुत बढ़िया काम है, कई संवैधानिक तरीके से भैया। ये सब भ्रष्टाचारी लोग जा रहे हैं, वही तो प्रमाण है। उससे बड़ा अच्छा और क्या है? देखे नहीं, बड़े बड़े कलेक्टर IAS सब गए अंदर, उसी परिणाम है। नहीं तो लोग कभी नहीं जाते। ये तो संविधान को सब गलत ये लोग यूज़ कर रहे थे। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया। और मोदी जी आगे भी आएंगे 100%, इसमें कोई दो मत नहीं। संविधान किस तरीके से खतरे में आएगा मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और किस लिए खतरे में आएगा, और संविधान में क्या ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है जिसमें संविधान खतरे में पड़ जाएगा। पुराने कुछ गलती है उसको अगर निकाला जा रहा है तो संविधान खतरे में कहाँ आ रहा है? वो तो अच्छे के लिए हो रहा है ना। कुछ गलतियों को सुधारा जा रहा है तो अच्छा, मतलब सकारात्मक रूप से देखना चाहिए उसको, नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। और जो भी परिवर्तन हो रहा है सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, नकारात्मक वाले की बात ही नहीं है उसमें। किस दिशा में कौन बोल रहा है कि संविधान खतरे में है करके?
संविधान जिस चीज़ में संविधान में जो संशोधन हुआ है वो सकारात्मक संशोधन हुआ है, और अभी भी जो आगे होगा वो देश के भला के लिए ही होगा। किसी तरीके से संविधान संशोधन से देश में खतरा नहीं होगा, और देश के जो भी करेंगे मोदी जी देश के भले के लिए करेंगे। तो राष्ट्रपति तो संवैधानिक हिसाब से ही चुना गया है, जो योग्य है उसी को चुना गया है। क्या द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना और महिला होना क्या अपराध है क्या, जिससे उसको नहीं चुना जाना चाहिए था? या निर्वाचन आयोग का जैसे मुखिया बनाया गया, वो क्या योग्यता नहीं रखता क्या चुनाव, मतलब निर्वाचन आयोग के मुखिया बनने के लायक? संविधान का उल्लंघन तब होता है जब वो मुखिया उसके लायक नहीं होते, उस पद के लायक नहीं होते और उसको बना देते, तब आप मानते कि ये संविधान का दुरुपयोग किया गया है करके। वो योग्यता नहीं रखता होगा तब मैं मानूंगा कि वो दुरुपयोग हुआ है करके। देखिए, ये कांग्रेस जो है हास्यास्पद बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस इतनी भयभीत हो चुकी है कि वह अनर्गल प्रलाप करके जनता को गुमराह करना चाह रही है। इसीलिए अब चूंकि कोई टॉपिक नहीं बचा तो डायरेक्ट संविधान को चुनौती देकर एक वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। संविधान कैसे खतरे में है, एक बार किसी कांग्रेसी हमको अच्छे से बताए तो हम समझें कि उनको खतरा कहाँ लग रहा है। इनके पास कोई सिर पैर नहीं है बात का, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भय से ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये भय इनको इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने अपने शासन में जितने भी बार संविधान में संशोधन किए हैं सब कांग्रेस के शासन में ही हुए हैं, और जो काले कानून थोपे गए हैं, हिंदुओं को गुमराह किया गया है, वर्ग विशेष को खुश करने के लिए संविधान में जब चाहे तब संशोधन कर दिया गया है, हिंदुओं के हक को मारा गया है। और आज जब सरकार जो है एक बहुसंख्यक समाज के लिए कुछ सोचना चाह रही है तो कांग्रेस को लग रहा है कि यह संविधान में परिवर्तन कर देगी। बस इसी का यह रोना रो रहे हैं और लोगों को यह भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भारत की जो जनता है वो अच्छे से समझती है, मोदी जी का शासन जो है सुचारू शासन चल रहा है, जनता खुश है और जनता जानती है कि मोदी जी अगर कुछ करते हैं तो वो देश के हित में करते हैं, राष्ट्र के हित में करते हैं। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं और एक ग्लोबल लीडर जो करता है वह जनता के हित में कार्य करता है, इसको जनता जानती है। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार अभी तीसरी बार भी मोदी सरकार बनेगी और कांग्रेस इससे भयभीत हो चुकी है। इसलिए अपने जो काले कानून इन्होंने संविधान में थोपे हैं, इनको भय है कि कहीं वो काले कानून बदल न जाए, यही कांग्रेस का रोना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष जो है वो तो आरोप लगा ही रही है, मगर संविधान खतरे में नहीं है। कौन सा काम ऐसा हुआ है जो संविधान के विपरीत जाके किया गया है? संविधान के अनुसार ही संवैधानिक रूप से ही हर चीज़ को परिवर्तित, अगर कोई चीज़ में परिवर्तन भी किया जा रहा है तो संविधान के अनुसार भी उसके नियम और दायरे में रह के ही किया जा रहा है। हमको नहीं लगता कि संविधान खतरे में है करके। देखिए, अगर संशोधन भी किया जाता है तो संशोधन की प्रक्रिया तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रक्रिया नहीं। जब पहले मतलब कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत ज़्यादा और संशोधन किया गया है संविधान में। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इस टाइप का नहीं है। और जो भी किया जा रहा है वो कानून के दायरे में रह के ही किया जा रहा है। या कोई चीज़ गलत होता है, मान लो कोई चीज़ पहले से चलता आ रहा है, गलत कोई चीज़ बन गया, समय और ज़रूरत के अनुसार अगर उसमें हमको चेंज करना है तो कर सकते हैं, है ना। मगर शर्त ये रहना चाहिए कि कुछ गलत या कोई ऐसा वो ना हो कानून का जिसमें मतलब कि कानून का उसमें विरोधाभास हो, इस तरह का ना हो। देखिए, संविधान खतरे में है इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि भाजपा लगातार बोल रही है हम संविधान बदलने के लिए आए हैं, हम संविधान बदलना चाहते हैं, 400 पार हम चाहते हैं कि संविधान बदला जाए। तो ऐसी स्थिति में संविधान खतरे में है तो स्वाभाविक बात है वो खुद इस बात को बोल रहे हैं। ये देखिए, मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर होता है। वो क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं और क्या बोलते हैं उनको खुद को पता नहीं होता है। कभी वो चौथी पास अपने आप को बताते हैं और एमई का फर्जी डिग्री दिखाया जाता है। तो देश के सबसे अविश्वसनीय और कुछ भी बोलने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को एक बुद्धिजीवी वर्ग देखता है। दूसरी बात, भारत में अगर मोदी जी को लोग अगर वोट दे रहे हैं वो सिर्फ इसका एक ही कारण है कि लोगों को लगता है कि हिंदुत्व के बारे में बोलने वाला एक व्यक्ति है और एक पार्टी है, इस कारण से उनको लोग अभी वोट दे रहे हैं, उनके प्रति लोग बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा मोदी जी में कोई क्वालिटी नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो, बहुत ही सकारात्मक विचार के व्यक्ति हों, बहुत ज़्यादा उनका ऐसा प्रभाव हो
कि जो लोग उसको हम अपना आइडियल माने, ऐसा नहीं है। उनका क्या विचार चल रहा है, क्या एजेंडा है, क्या वो चाहते हैं, वो उनकी पार्टी और आरएसएस के लोग ज़्यादा से समझ रहे होंगे और वो उस पर वो कार्य कर रहे होंगे। उस बारे में अभी कुछ बोलना केवल एक अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि मैं ना तो उस पार्टी का हूँ, ना ही मैं उस बारे में कुछ जानता हूँ। लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग से आप बात करेंगे तो जैसा कोई व्यक्ति बोल रहा है उस हिसाब में तो बिल्कुल संविधान खतरे में भी है और मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं, जो रातों रात नोट बंद कर सकते हैं, लोग मरे तो मरने दो, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कहा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए समझना होगा कि संविधान खतरे में ये तथ्य आखिर निकला कहाँ से है। वर्तमान समय जो है लोकसभा चुनाव का है। चुनाव प्रचार के दौरान संविधान खतरे में है शब्द को समझने के लिए संविधान में संशोधन कैसे होगा इसको समझना आवश्यक है। वर्तमान में अगर कोई कहे कि मैं ऐसा कर दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो लोकसभा में तो कई बिल पास हो गए लेकिन राज्यसभा में आके लटक गए। जो 400 पार की बात चल रही है उसको समझना होगा कि 400 अगर सीटें आ भी गई बीजेपी की तो भी ये संविधान को टच इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनका बहुमत राज्यसभा में नहीं है। और कानून देखिए, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक विधायिका। तो इनको कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन जब तक लोकसभा से बिल आके राज्यसभा में से दोनों से पास होके राष्ट्रपति से साइन नहीं हो जाते तब तक अंतिम निर्णय नहीं होता। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया या संविधान में उस समय जो परिस्थितियों में कई समझौते हुए, वक्फ बोर्ड, ये बदलना जरूर चाह रहे हैं, ये संशोधन करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास वर्तमान में कोई बहुमत है नहीं, तो उसको दूसरा रूप दिया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। संविधान को कोई खतरा नहीं है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है वक्त के हिसाब से, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उसका पालन तो करें। बिल लोकसभा में पेश करें, राज्यसभा से पास करें, महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हों तब तो संशोधन की अनुमति मिलेगी, कह देने से थोड़ी ना मिलेगा। देखिए, इस बारे में जो सीजीआई साहब वर्तमान में हैं, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे केस जो हैं अपने पास लिस्ट करने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं। तो चंद्रचूड़ साहब का नवंबर में रिटायरमेंट है और उन्होंने जो भी विसंगतियां थी, चाहे वो ईवीएम मशीन को हो, चाहे 2000 के नोट के बारे में वो खुलेआम जजमेंट दिए। न्यायपालिका से बढ़कर संविधान नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक विधायिका। तो न्यायपालिका इनके हाथ में कैसे चले जाएगी, फिर निरपेक्ष कैसे रहेगा? तो इसमें जो कोलिजन सिस्टम चल रहा है, जो वर्तमान में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर ही जजों की पदस्थापना होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी हस्तक्षेप नहीं चलता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई बेहतरीन संविधान है तो भारत का संविधान है। और आज अगर देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, पूरे विश्व में अगर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, तो उसके पीछे भारत का संविधान है। भारत के संविधान के जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल है, कहीं ना कहीं उसका सही उपयोग हो रहा है, तब जाके तो आगे बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सरकार है विगत 10 वर्षों से वो एक सुरक्षित हाथों में है। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने कि राजस्थान का एक बयान भी देखा, सुना कि स्वयं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी आएंगे तो संविधान को बदल नहीं सकते। तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई बदल नहीं सकता। हमारी जो मूलभूत अधिकारें हैं, जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, और भारत देश के हर नागरिकों के लिए, हर चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, युवाओं हो, सबके लिए भारत के संविधान में एक व्यवस्था करके गई है। और यही कारण है कि सभी वर्ग तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि ये भारत का संविधान में खतरा है, ये कहना ये एक चुनाव का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस पर सच्चाई मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ सकती। जी नहीं, संविधान खतरे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन 70 सालों में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद बल्कि उस समय ज़्यादा खतरे में था जब कश्मीर की घटनाएं हुई थी, और अभी हाल ही में बंगाल में संदेश खाली का जो वारदात हुई है, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है। तो हम ये जो भड़का कर, जो विपक्ष भड़का कर और ये सब घटनाएं करवा रहे हैं, और जो कश्मीर में जो पहले घटनाएं हुई थी, इमरजेंसी लगाई गई, वो सारी घटनाएं जब हुई थी तब अपन कहेंगे कि तब संविधान खतरे में था। अभी तो सारी चीज़ें संविधान के अनुसार ही हो रही हैं, कहीं से कोई संविधान खतरे में नहीं है।
देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी समिति के लोगों ने मिलकर बनाया, तो वो संविधान का शायद आज 75 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी के, है ना। तब तक सब के सब व्यक्ति जो देश में रहते हैं, निवासी हैं, वो संविधान खतरे में उनको नहीं लगता कभी है। ये प्रेस और अदर जो भी है पार्टियां, उनको लगता है कि संविधान खतरे में है। आपका ये कहना है कि सभी पार्टियां बोल रही हैं, तो एक बात बताइए, सभी पार्टियों को बैठा के एक बार आप लोग पूरी पार्टियों को बिठा लीजिए और उनके एक डिबेट करा लीजिए और वकीलों को भी बुला लीजिए, फिर उनको पता चल जाएगा कि क्या संविधान खतरे में है कि पार्टियां खतरे में है। नहीं, मोदी जी जो भी कर रहे हैं, विश्व के सर्वोच्च प्रधानमंत्री हैं, वो सही कर रहे हैं। और ये कहना गलत है कि संविधान खतरे में है। जो भी कर रहे हैं सही है। मैं दो बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात क्या है, संविधान के विषय में बोलना चाहता हूँ। हाँ, संविधान खतरे में है। संविधान उनके लिए खतरे में है जो असामयिक तत्व है, जो धारा 370 पसंद करते थे। संविधान उनके लिए खतरे में है जो असामाजिक कार्य सरकार के संरक्षण में किया करते थे। संविधान उनके लिए खतरे में है जो सरकार के संरक्षण में गैर कानूनी काम किया करते थे। मैं बता देना चाहता हूँ, संविधान कहीं से खतरे में नहीं है। ये मैंने भारत का संविधान कहता है। यदि अमेंडमेंट होता है, किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो पूरे के पूरे नियमावली में होता है। वो निम्न सदन और उच्च सदन में पास होकर फिर कानून में तब्दील किया जाता है। यदि अगर संशोधन परिवर्तन किया जाना होता तो हम सीधे सरकार में बैठ के परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते, लेकिन वो नियम से परिवर्तन होता है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने बात की थी कि कोलेजियम सिस्टम का विरोध किया गया था, वो डी वाई चंद्रचूड़ जी को नहीं बनाना चाहिए था, बना दिया गया। लेकिन आप देखिएगा कि डी वाई चंद्रचूड़ जी ऐसे हैं जो इतने अच्छे फैसले किए, इतने अच्छे फैसले किए हैं और इतनी चीज़ों को उजागर किया है जो लगता है कि वास्तविकता में देश वास्तविक लोकतंत्र में अभी कहीं है तो भारत उन्हीं की वजह से। तो कहीं से भी न्यायपालिका कहूँ या संविधान को कहूँ तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ और विधि का छात्र होने के साथ, विधि प्रैक्टिस करने के कारण से, विधि व्यवसाय करने के कारण से कह सकता हूँ कि संविधान यदि मजबूत में है, यदि मजबूती साथ किसी सत्र में है तो इसी सत्र में है और देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के ही प्रधानमंत्री काल में है और कहीं नहीं। देखिए, मैं वकालत के पेशे में 1990 से हूँ। मेरी वकालत करीब 34 ईयर हो गया है। मैं सिविल जज और एडीजे दोनों का परीक्षा पास किया है और संविधान के बारे में अच्छा से पढ़ा है। वर्तमान स्थिति में जो कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं पार्टी कह रहे हैं। उसके बाद हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, समीक्षा को देख रहे हैं और टोटल आप देख रहे हैं कि मीडिया कैसे बिकी हुई है कि कोई भी एक नेशनल मीडिया जो है खबर नहीं दिखाती, एक तरफा खबर आता है। तो आज लोगों का मीडिया पर से भरोसा उठ गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, जो हमारे देश में स्वतंत्र नहीं है। ये बात केवल इंडिया तक नहीं है, हमने सुना है कि विदेशों तक के भी बात पहुंच गई है। दूसरी बात आप देख रहे हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं वकील हूं, अगर अनपढ़ भी होता तो जानता कि हमारे देश के निर्वाचित मुख्यमंत्री जो अभी जेल में हैं, क्या ऐसी स्थिति में स्वतंत्र लोकतंत्र आप बोल सकते हैं? ये कोई वकील के विषय नहीं है। मैं और भी बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे संविधान के रूप में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसी होती है आप देखे हैं। भारत देश में एक चपरासी की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन मंगाया जाता है, कितने दिन के बाद होता है। तो यदि सत्ता पक्ष पूरी की पूरी लोकतंत्र की जितने भी स्तंभ हैं उसमें अगर कब्जा कर लेता है तो साफ है कि संविधान खतरे में है। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया में देखेंगे ट्रेंड हो रहा है कि संविधान जो बनाया है, अब उस संविधान के अधिकार के कारण ही आज जो सरकार में बैठे हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे देश के मुखिया के रूप में, वो संविधान से ही मिला हुआ है और आज उसी संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, निश्चित रूप से आज के दौर में संविधान खतरे में है और न्यायपालिका खतरे में है, ये सरकार कहता है। तो न्यायपालिका भी एक स्तंभ है, तो सरकार स्वयं स्वीकार करता है कि न्यायपालिका खतरा में है करके। और इस बात को लेकर के विदेश के जो राजदूत हैं, उन्होंने लोगों ने अपनी इच्छा बताई है कि भारत देश में हर व्यक्ति को न्याय की जो प्रक्रिया के अनुसार उनको उपचार मिलना चाहिए। तो इससे बड़ा क्या बात है, इससे देश विदेश में भी हमारे देश की साख में कमी आई है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि हम जो चुनाव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसके लिए एक एक्ट बना है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। उसमें स्पष्ट लिखा है आप जाति, धर्म
के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, वो ऑफेंस के अंतर्गत आता है। वो आईपीसी में उसके लिए धारा 171 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकार के संबंध में भी दिया गया है। तो ये खुल्ला में खुल्ला कानून का जो उल्लंघन करना है, हाँ वो उसको तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ, इसलिए कानून से संबंधित ही बात करूँगा। आप रूप कुछ भी धारण कर लो, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक के जनप्रतिनिधित्व कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, इसलिए संविधान खतरा में नहीं है। सबको सोचना है, आपको देखना है, आपको समझना है। इसलिए मैं किसी का नकल या किसी का विरोध नहीं करता, और जो हो रहा है वो दिख रहा है। और मेरे दृष्टिकोण से, मेरी जो अनुभव जो कहता है, आज तक के मैंने जो देखा हूँ, तो इस प्रकार की प्रक्रिया मैंने कहीं नहीं देखा हूँ कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसे रहे। एक तरफ मतलब कहना चाहिए कि एक पंच की चुनाव आदमी निर्विरोध नहीं जीत सकता, लेकिन एक सांसद आदमी निर्विरोध हो जाता है। हंसने की बात है, सोचने की बात है। और हाँ, मेरा नाम मोहनलाल निषाद, एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट, हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और सिविल जज और एडीए का परीक्षा दिलाया हूँ, और शिक्षण कार्य के क्षेत्र में भी पकड़ रखता हूँ। अधिवक्ता, और मैं संविधान खतरे की जहाँ तक बात आती है, तो मैं तो अभी तक जब से जन्म लिया हूँ अभी तक में अभी सबसे जो है सो संविधान जो है सबसे उच्च कोटि के संविधान में आज का संविधान है। क्योंकि जो अभी तक जो 60 सालों से जो सरकारें चल रही थी, अभी जो 10 वर्षों से सरकारें चली आ रही है, उसमें देखिए एक से अच्छे फैसले हुए हैं। जैसे धारा 370 को ले सकते हैं आप, ट्रिपल तलाक को ले सकते हैं। जब धारा 370 का जब खात्मा हुआ, उस टाइम में बोला जाता था कि पूरा कश्मीर में बहुत गंदा माहौल हो जाएगा, बेकार माहौल हो जाएगा, कई आतंकवादी हमले होंगे। लेकिन वही अब सरकार अपनी पक्ष रखती है, लेकिन जो सही उचित फैसला है वो हमारे अभी के वर्तमान सरकार द्वारा ली गई है। और आने वाले समय में जो यूसीसी है और जो विभिन्न प्रकार का मुद्दा है, उन सभी मुद्दों पर जो है हमारी सरकार जो है, वर्तमान की सरकार जो है, वो अपने अच्छे और बेहतरीन फैसले देने के लिए तैयार है। और उसमें कहीं ना कहीं जो है सो सरकार से लेके हम लोग हमारे अधिवक्ता संघ और जो हमारे न्यायिक, वही कारण है कि आज 400 पार का डर इसलिए लगा हुआ है कि जो हमारी विरोधी पार्टी थी, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की अपना जो है सो खतरा पैदा हो गया था। यदि आज के डेट में बीजेपी की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है उसमें और कहीं ना कहीं डर और भय पैदा होगी। इसलिए डर भय पैदा होगी क्योंकि एक सच्चाई स्वरूप काम हो रहा है 10 साल से, और विकास स्वरूप काम होगा 10 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में। तो उसको लेकर जो है सो हम अपने सरकार को और हम अपनी न्यायपालिका को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि न्यायपालिका में एक से एक अच्छे जो है सो जजेज बैठे हुए हैं और अच्छे अधिवक्ता बैठे हुए हैं। तो इस भारत को सर्वोच्च में ले जाने में और विकासशील देश बनाने में दोनों का सहयोग परस्पर होते रहेगा। धन्यवाद।